दो। ठीक है। क्वेश्चन भेजे। और लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया जो डाइपोल मोमेंट सेल के अंदर में था। सर जो आउटर मोस्ट सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करेगा ना सर। कैसे? डाइपोल मोमेंट जितना चार्ज होगा उतना ही वो इंड्यूस कराएगा। हाँ, तो नेट चार्ज डाइपोल मोमेंट पे कितना है? 0 है। तो बाहरी सरफेस पे कैसे इफेक्ट करेगा बोलो? हाँ, 0 ही तो आएगा। बात समझ आया? यस सर। ठीक है। अभी क्या क्वेश्चन है? और a point electric dipole is at origin pertinent dipole moment to the axis divided by magnitude of pole into magnitude of lead. So pole is equal to a ठीक है, ऐसा कुछ है। लेट से हम ये जेड एक्सिस बोल रहे हैं तो यहाँ पे हमारा डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है कि एल दूरी पे हमारे पास एक ऐसा डिस्क है। ठीक है। अब बोल रहा है इस डिस्क से जो क्या कह रहा है? The modulus of electric field due to the dipole through the disk is maximum when R is equal to। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स है। यस सर। अच्छा हाँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कितना होगा बताओ? तो पॉइंट चार्ज का होता था तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 into 1 minus x by under root r square plus x square। और डाइपोल है तो यहाँ से हम y दूरी पे जाके dy एलिमेंट ले सकते हैं। सर ले दो सकते हैं। पॉइंट चार्ज से मिलके बनाना डाइपोल तो फिर दोनों के लिए हम लोग को पता है उसी को ऐड कर देंगे। और एक डाइपोल के लिए हम यहाँ एंगल थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाले थे? यस सर। निकाले थे ना? यस सर। तो भी तो यूज कर सकते हैं। दोनों का कंबाइंड ले लोगे तो ये डिस्टेंस छोटा है के लिए पॉजिटिव के लिए आ गया, नेगेटिव के लिए पीछे करके 0 कर दे रहे होगे। क्या सर? 0 कर रहे थे क्या एक चार्ज के लिए? ये दूरी हमको नहीं ना दे रखा है तो सर डाइपोल उसको मोमेंट। सिंप्लीफाई किए थे तो फिर ये डाइपोल का एक्सप्रेशन आ गया था लेकिन सर उससे फिर सॉल्व नहीं हो पाया था। ये डिस्टेंस लिए थे क्या? कुछ यस लिए सर। होगे ना? 2a दिए थे। फिर यहाँ से उसमें तो कैलकुलेशन फिर ज्यादा ही हो जाएगा। इस चार्ज के लिए फिर उस चार्ज के लिए दोनों के लिए निकालेंगे, यहाँ एंगल थीटा दो दो एंगल आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे अगर हम एक रिंग लिए हैं तो ये रिंग पे एंगल यहाँ पे थीटा आर होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस तो एल ही दे रखा है, ये वाई है। क्लियर? यहाँ पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। ठीक है, यहाँ से ही होगा, एक परपेंडिकुलर ऐसा आएगा, इसका रिजल्टेंट ऐसा जाएगा। उसका जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें लेना होगा। यस सर। ठीक है, डी है तो उसके कारण फ्लक्स निकलेगा, उसके बाद टोटल फ्लक्स आएगा, उसमें मैक्सिमम पे कंडीशन लगा देना है, थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा। इसका शायद आर इज जो है एल के बराबर ही आता है। आंसर वही है क्या? तो आंसर की नहीं मिला है तो आपको अच्छा। इसे भिजवा देंगे। अच्छा, उसी में का है। ये सर जो थोड़ा सा टेस्ट मिला था ना
हाँ हाँ, उसी का। R=L आता है सर इसमें। ठीक है, ऐसे एक बार ट्राई करना, हो जाएगा। डाइपोल है तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके लिए लेंगे। ठीक है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लेके फिर हम लोग जैसे फ्लक्स फाइंड करते थे, फाइंड करके उसका मैक्सिमम वैल्यू के लिए आर का कंडीशन निकाल लेना है। यस ठीक है। सर। ठीक है, फिर अब देखते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? सर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गया था। हाँ, अच्छा हाँ। ठीक है, तो बोले थे कि एनसीईआरटी से एक बार वो पैराग्राफ पढ़ने के लिए, पढ़े थे सब? फर्स्ट पैराग्राफ कैपेसिटर का नहीं पढ़ा है सब। एनसीईआरटी पीडीएफ में भी अवेलेबल है, तो उस चैप्टर को निकाल के एक बार रीडिंग डालो, 12th एग्जाम देना है। ठीक है, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसको एक बार लेके रीडिंग डालना है कम से कम, कि हाँ चैप्टर में क्या क्या दे रखा है। क्लियर है? और ये सब चैप्टर जो है, जो जो चीजें हैं, ये सब थ्योरेटिकल है। जैसे कि कल जो भी पढ़े थे हम लोग, वो सारा कुछ थ्योरेटिकल था। उससे पहले भी थोड़ा बहुत कंडक्टर्स और उसके प्रॉपर्टीज, तो उसके जो थ्योरी है वो भी बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी हमेशा पढ़ना है 12th का। 11th में नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 12th में कम से कम एक बार पढ़ना ही है। ठीक है। हर चैप्टर का पीडीएफ है, ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर रहता भी नहीं है उसमें। मुश्किल से पढ़ने बैठोगे, चैप्टर खत्म होगा तो आधे घंटे में पढ़ के खत्म कर सकते हो। ठीक है, अगर चैप्टर पढ़ने के बाद पढ़ रहे हो तो। कैपेसिटर में जो है, कैपेसिटर से पहले डाइलेक्ट्रिक के बारे में जो दे रखा है वो टॉपिक, कैपेसिटर जो शुरुआत है वो, हाँ जाके पढ़ लेना है। ठीक है, यानी कि पूरा थ्योरेटिकल है, क्या है कैसे है, ताकि एग्जाम में आएगा तो लिखने आना चाहिए। तो रीडिंग जब तक नहीं डालोगे तब तक लिखने नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग कैपेसिटेंस देखे थे। ठीक है, कैपेसिटेंस अगर हम लोग बोले थे तो सी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसका यूनिट आया था फेरेड, जिसे कैपिटल एफ से हम लोग लिखते हैं। कैपेसिटेंस हम लोग बोल रहे थे कि इट इज चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि अगर एक यूनिट वोल्ट में कितना चार्ज स्टोर करेगा उसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अगर हमें इसका 1 फैरेड डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? 1 फैरेड अगर लिखना हो तो 1 फैरेड यहाँ ध्यान से दिख रहा है कि अगर हम 1 यूनिट वोल्ट, यानी कि 1 यूनिट वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रखे, तो चार्ज अगर 1 यूनिट से बढ़ रहा है तो उससे हम लोग बोलते हैं 1 फैरेड। ठीक है, तो 1 फैरेड यहाँ स्टेटमेंट में चाहो तो लिख सकते हो कि इट इज, लिखना ही पड़ेगा इसमें ना। ठीक है, अगर 1 यूनिट वोल्ट पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं और जो कैपेसिटर या कंडक्टर है उस पे 1 फैरेड अगर बढ़ रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं 1 फैरेड। ठीक है, तो कैपेसिटेंस हम लोग देख रहे थे, कैपेसिटेंस क्यू बाई सी, अगर क्यू बाई वी, अगर हम मान लेते हैं किसी भी कंडक्टर का मैक्सिमम पोटेंशियल वी दे रखे हैं तो उस पर मैक्सिमम चार्ज हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं
Q into CV, Q इक्वल टू C into V। ठीक है, इतना बात शायद हो गया था, हमको जहाँ तक याद आ रहा है। इससे कोरोना डिस्चार्ज तक हुआ था। हाँ मतलब कोरोना वाला तो फिर साइड था ना कि हाँ ठीक है। कोरोना डिस्चार्ज में हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग किसी भी मटेरियल को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसपे जो चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, वो फिक्स्ड वैल्यू कब तक है, जब तक कि डाइलेक्ट्रिक जो है टूट नहीं जाता है, यानी कि ब्रेक डाउन नहीं हो जाता है। और वो कब तक होगा, जब तक कि अ, जो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जितना स्ट्रेंथ है उसका उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ना चला जाए। फिर हम लोग देखे, चलो अब आगे तो उसके देखने हैं, एनर्जी सबके बारे में तो चर्चा किए नहीं थे। यहाँ पे अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, यानी कि आइसोलेटेड कहने का मतलब कि इस स्फेयर के आसपास में कुछ भी नहीं है। इस पे हम लाके चार्ज कितना दे रखते हैं, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका अगर हम चाहते हैं कि इसका कैपेसिटेंस कितना है, ठीक है, तो कैपेसिटेंस अगर फाइंड करना है तो हम इसका पोटेंशियल देखेंगे तो कितना होगा, के क्यू बाई आर, यानी कि हम लिख सकते हैं क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। हम जानते हैं सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी। यहाँ से क्यू बाई वी करोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आता है। ठीक है, यानी कि स्पेरिकल के लिए अगर देखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कैपेसिटेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी है। क्यू कितना है, भी कितना है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर हम अर्थ का कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहें तो कितना होगा बताओ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर। कितना आ रहा है बोले इसको सॉल्व करके। 7.11 into 10 to the power minus 7 farad। ठीक है, इसको 1/k लिख सकते हैं, तो इसको 6400 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻৯ लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको डायरेक्टली दिख रहा है 7.11 माइक्रो फेरेड आ रहा होगा 10⁻⁻6। नहीं आ रहा है, 10 का पावर -4 आ रहा है। 7.11 करने के बाद यस सर। माइनस, ठीक है, 10⁻⁻4 फेरेड, 711 माइक्रो फेरेड हो जाएगा। ठीक है, इतना आ रहा है, या फिर इसको लिख सकते हैं 711 माइक्रो फेरेड। अब यहाँ पे ये चीजें कैलकुलेट कराने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि यहाँ पे अगर अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ इतना बड़ा है। ठीक है, अर्थ का जो रेडियस इतना बड़ा है और ऊपर से हम उस पे जो चार्ज कैपेसिटी की बात कर रहे हैं वो इतना कम है। दिख रहा है 711 माइक्रो फेरेड, इतना कम है, यानी कि ये चीज हमें रिप्रेजेंट करता है कि जो ये क्वांटिटी फेरेड है वो खुद में बहुत लार्ज क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इससे हम लोग ये समझते हैं कि जो फेरेड है तो एक लार्ज क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वो एक लार्ज यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि बहुत ही बड़ा। जैसे कि अगर हम लेंथ की बात करें तो मीटर अगर लेते हैं तो स्मॉल यूनिट हो गया एज कम्पेयर टू किलोमीटर। मिलीमीटर ले ले तो
मीटर के रिस्पेक्ट में छोटा हो गया। वैसे ही फेरेड जो है वो बहुत ही बड़ा यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे इतने बड़े अर्थ का भी कैपेसिटी इतना कम आ रहा है। ठीक है, जबकि अर्थ कितना भी चार्ज ले सकता है, कितना भी चार्ज हम लोग उससे ले सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि जो ये क्वांटिटी फेरेड है, दिस इंप्लाइज दैट फेरेड इज अ लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, इसीलिए कभी भी कैपेसिटेंस किसी चीज का भी मिलेगा तो मिली या माइक्रो फेरेड में ही मिलता है, या फिर कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग 1 फेरेड 2 फेरेड ऐसे यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर रियल लाइफ में अगर देखेंगे तो कभी भी जो हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू मिलेगा वो माइक्रो फेरेड या मिली फेरेड में ही मिलता है। ठीक है, तो ये नहीं समझना है कि वो बहुत छोटा है, बहुत ही कम वैल्यू है, वो वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाँ, यूनिट इतना बड़ा है कि उसके कंपैरिजन में वो जो क्वांटिटी आ रहा है वो बहुत छोटा आ रहा है। जैसे कि अगर हमें 1 मिलीमीटर लेना हो, तो अगर इसे हम किलोमीटर में करेंगे तो 10⁻⁻6 किलोमीटर रखेंगे, 10⁻⁻6 आ रहा है, तो यूनिट आ रहा है, यानी कि उसके कंपैरिजन में एक यूनिट जो है बहुत बड़ा है, इसलिए 10⁻⁻6 1 मिलीमीटर लेंथ। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे भी। ये बात क्लियर है? यस सर। बोलो। ठीक है फिर, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं या फिर चेक कर लेते हैं उसके बाद। हमने देखा एक आइसोलेटेड अगर कंडक्टर है तो उसके लिए जो हमारा कैपेसिटेंस है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अगर हमने उसे एक सिर्फ क्या लिए हैं, एक स्फेरिकल ले रखे हैं, तो यानी कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डायमेंशन से रिलेटेड होगा, उसका जैसा डायमेंशन होगा उस तरीके से होगा। ठीक है, इसके बाद है इफेक्ट ऑफ, यहाँ पे तो हम लोग बोले कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसका ऐसा कुछ आ रहा है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर ए है, ठीक है, इस पे अगर हम लोग कुछ चार्ज ला दिए, लेट से कि इस पे क्यू चार्ज लाए हैं, तो इसका पोटेंशियल कुछ वी रहा होगा। ठीक है, ये अभी क्या है, आइसोलेटेड है। सेकेंड में हम कह रहे हैं कि यही हमारे पास जो है कंडक्टर ए है, लेकिन इसके बगल में हम ऐसा कोई एक दूसरा कंडक्टर बी रख दिए और हम इस पे अब चार्ज क्यू दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस पे ऐसा कुछ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस पॉजिटिव के कारण इस बी वाले पे क्या होगा, इंडक्शन, इधर की तरफ माइनस और इधर की तरफ प्लस चार्ज आएगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल की ए की बात करते हैं तो इसके कारण जो पोटेंशियल ए पे जो पहले था वो तो रहेगा ही, क्यू चार्ज सेम दे रखे हैं तो ये पोटेंशियल रहेगा ही। यहाँ पे हमें दिख रहा है इस निगेटिव के कारण और इस पॉजिटिव के कारण भी कुछ पोटेंशियल आएगा, तो भी प्लस और भी माइनस बोल रहे हैं। तो ये हम बोल रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल है वो किसके कारण है, इस निगेटिव इंड्यूस चार्ज और पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सिंस निगेटिव वाला नजदीक है तो भी माइनस का अगर मैग्नीट्यूड देखे तो ये ग्रेटर देन भी प्लस का होगा, होगा। यानी कि यस यहाँ सर। से हमें दिख रहा है कि एक दूसरा कंडक्टर हम रखे तो इसका जो पोटेंशियल वी डैश है वो हमें लेस देन वी ए दिख रहा है।
दिख रहा है। यानी कि अगर हम आइसोलेटेड कंडक्टर ले रखे हैं तो उसका कुछ पोटेंशियल है, लेकिन अगर उसके पास में हम कोई और एक कंडक्टर लाके रख देते हैं तो कोई और कंडक्टर लाने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि उसका ओवरऑल पोटेंशियल घट जा रहा है। क्लियर है? तो ये पोटेंशियल घटने से क्या हुआ, हम जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, कैपेसिटेंस जो है वो Q बाई वी होता है। ठीक है, हम उस पे कितना चार्ज दे रहे हैं उसके कारण कितना पोटेंशियल हुआ उस चीज पे तो नहीं डिपेंड होता है, लेकिन हम ओवरऑल देख रहे हैं कि उसका पोटेंशियल ही डिक्रीज है, तो क्या हम उस पे और चार्ज दे सकते हैं? बोलो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओवरऑल पूरा सर एक बार सिस्टम फिर का से बताइए नहीं। ये चीज समझ आया कि अगर हम यहाँ पे एक कंडक्टर को बगल में लाके रख दिए, ठीक है, तो बगल में यस सर। लाने से क्या हुआ, ओवरऑल जो पोटेंशियल है हमारा वो क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। ए का यस पोटेंशियल सर। क्या हो रहा है, घट रहा है। अब हम जानते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई वी होता है। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे हमने Q को कुछ चेंज किया है क्या? नहीं, ये क्या है, अनचेंज्ड है। अगर ये हम यहाँ पे कांस्टेंट रख दें और पोटेंशियल को घटाएं तो क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। सर तो इंडिपेंडेंट है ना इससे। हाँ, इंडिपेंडेंट कब है, जब हम उस पे चार्ज दें और उसका पोटेंशियल बढ़े। ठीक है, यहाँ पे हम सेम चार्ज दोनों केस में दिए हैं लेकिन यस सर। पोटेंशियल फिर भी घट गया है। ठीक है, चार्ज को हमने कांस्टेंट रखा। ये कांस्टेंट कब आ रहा था, जब Q और V आपस में क्या थे, प्रोपोर्शनल थे। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी आ रहा है क्या, यहाँ पे किसी और इफेक्ट के कारण पोटेंशियल घट रहा है, ना कि हम उस कंडक्टर पे चार्ज दे रहे हैं उसके कारण कोई पोटेंशियल घटा है। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ सिंपली यहाँ ध्यान से देखना है कि यहाँ जो है चार्ज अगर हम जो दे रहे हैं वो सेम है, लेकिन ये जो पोटेंशियल है वो घट जा रहा है। क्यों घट रहा है, तो इसके बगल में हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर रहे हैं, बगल में कोई और एक कंडक्टर लाके रख दिए हैं, इस वजह से इसका पोटेंशियल घट रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि कैपेसिटेंस जो है किसी और कंडक्टर के लाने से हमारा क्या हो रहा है, बढ़ जा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस increases if other conductor is placed near it। ठीक है, जिस कंडक्टर का कैपेसिटेंस का बात कर रहे हैं उसके बगल में अगर हम दूसरा कंडक्टर लाके रख दे तो इंडक्शन की वजह से हमें दिख रहा है कि उसका पोटेंशियल थोड़ा बहुत डिक्रीज कर जाएगा, और पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा यानी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि और चार्ज अब हम उस पे दे सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं Q अगर मैक्सिमम था तो उसका पोटेंशियल ही डिक्रीज कर गया, तो और क्या हम उस पे चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसका कैपेसिटेंस क्या हुआ, बढ़ गया। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो उस इसी पे और में चार्ज कैसे दे सकते हैं? कैपेसिटेंस तो तो, बढ़ गया। तो ठीक सब है, पोटेंशियल पोटेंशियल, घटा है तो फिर हम लोग का चार्ज भी कम करना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस ही बढ़ गया ना, तो अगर बढ़ गया तो स्टोरिंग एबिलिटी तो और बढ़ गया। यानी कि ऐसे कह सकते हो कि बकेट है, बकेट का वॉल्यूम ही बढ़ गया। ठीक है, पानी पहले से था लेकिन किसी भी तरीके से उसका वॉल्यूम बढ़ गया। यानी कि ऐसे समझ सकते हो कि मान लेते हैं कि ऐसा कंटेनर था, यहाँ तक हम पानी भरे थे, फुल पानी था, किसी तरीके से इधर से ऐसे फैल गया। ठीक है, ऐसा मतलब हो गया तो इसका पानी का लेयर घट जाएगा। हाँ। ठीक है, वॉल्यूम पोटेंशियल घट गया तो क्या होगा, पानी का लेयर घट गया।
लेकिन जितना पहले पानी था उतना ही अभी भी है, हाँ लेकिन हम और अब पानी इसमें डाल सकते हैं। हाँ तो क्या हुआ इसका, यानी कि वॉल्यूम बढ़ गया है। मान लेते हैं प्लास्टिक व्लास्टिक में रखते हैं तो होता है ना, कभी फैल जाता है। हाँ। ठीक है, तो वैसा ही कंडीशन यहाँ पे हो रहा है कि हम चार्ज पहले मान लेते हैं दे दिए। अब हम किसी तरीके से, मतलब कि अगर दूसरा कंडक्टर रखे तो उसका ओवरऑल पोटेंशियल घट जा रहा है, चार्ज तो उतना ही है अभी। यस सर। पोटेंशियल घटा तो कैपेसिटेंस यानी स्टोरिंग एबिलिटी और बढ़ गया। तो क्या अब हम उस पे और चार्ज दे सकते हैं या उतना ही चार्ज रहेगा, और दे सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो ऐसा ही स्थिति है। सर अगर बस पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टर हम लोग से पूछा जाए तो फिर हम लोग क्या रिप्लाई करेंगे, मतलब कितना डिस्टेंस पे हम लोग पोटेंशियल निकाल के वो बताएंगे। कितना डिस्टेंस पे, मतलब नहीं समझे। अगर क्वेश्चन में बस लिखा हुआ है पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टर हम लोग को बताना है, फिर कंडक्टर के हाँ, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे हम लोग पोटेंशियल बताएंगे। सेंटर से उसके सरफेस पे चार्ज है, कंडक्टर है तो चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे, तो सरफेस का ही पोटेंशियल लेते हैं। ठीक है, यस अंदर सर। में तो सब सेम ही रहेगा, चार्ज सारा का सारा सरफेस पे है, सरफेस का ही बात करेंगे, क्योंकि जो भी चार्ज देंगे वो कहाँ रहेगा, सरफेस पे ही। यस सर। ठीक है, अब सर फिर अगर हम अंदर का भी मान, पोटेंशियल निकाल लेंगे तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कंडक्टर इक्वी हाँ पोटेंशियल होता है। हाँ, अंदर में तो सेम ही रहता है। ठीक सर है, सेंटर से जितना अगर, कैलकुलेट करेंगे ना। हाँ हाँ, कंडक्टर है तो जितना सरफेस पे रहेगा उतना ही अंदर रहेगा। ठीक है, ये तो अभी हम लोग सिर्फ आइसोलेटेड कंडक्टर के देख रहे हैं, अभी तो कैपेसिटर बनाए नहीं है हम लोग। ठीक है, कैपेसिटर बनाने का भी प्रोसेस में है हम लोग। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने उसके बगल में एक रख दिया तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। अगर हम मान लेते हैं कि वही हमारा ए जो था है, इस पे हमने चार्ज क्यू दे रखा है। ठीक है, सेम चार्ज। अब यहाँ पे जो बी था, इस पे ऐसा निगेटिव आया था, इधर पॉजिटिव था। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पे ग्राउंडिंग कर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, बोलो। से कंडक्टर से सीट है। सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। कंडक्टर है, किसी भी आर्बिट्री हम ऐसा शेप बना रहे हैं कि सिर्फ डिफरेंस दोनों में ए और बी में पता चले। क्लियर है। इसमें अगर हम ग्राउंड कर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पे निगेटिव चार्ज रहेगा ज्यादा एज कंपेयर टू पॉजिटिव। इस केस में अगर हम भी ए डबल डैश देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बताओ। भी ए माइनस बी माइनस रह जाएगा। यस सर। तो ये जो हमें दिख रहा है कि ये भी डबल डैश, ये लेस देन भी ए डैश भी था और लेस देन भी ए भी था। ठीक है, यानी कि हम इसका कैपेसिटेंस की बात करें और तीनों का कैपेसिटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस किसका होगा इस वाले केस का, आइसोलेटेड को। आइसोलेटेड का होगा कि इस केस का होगा, जब ग्राउंडिंग कर दिए तब। सबसे कम यस सर। पोटेंशियल तो इसका है ना, तो सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस किसका होगा, इसी सिस्टम का होगा, अगर ऐसा कुछ सिस्टम है तो। यस सर। ठीक है, तो सर जो हम लोग, हाँ, सर जो ए कंडक्टर है उसका सारा चार्ज जो है वो तो राइट साइड में आ गया, तो फिर सर जो वीए का वैल्यू वो चेंज नहीं हो जाएगा। क्या चीज का, राइट सर साइड आ कंडक्टर, गया, उसमें भी हमारे लिए फायदा ही है, क्यों है वो बाद में बताएंगे। सर तो या चार्ज फिर अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया तो फिर वीए का वैल्यू चेंज नहीं होगा। भी क्यों चेंज होगा, कंडक्टर है उसका सरफेस का पोटेंशियल क्या रहेगा, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, यहाँ का यहाँ का यहाँ का कहीं का भी पोटेंशियल क्या रहेगा, बताओ। इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल रहेगा तो उसका पोटेंशियल तो वही रहेगा।
हाँ मतलब यहाँ पे इधर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज इसके कारण कुछ घटेगा, इधर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कम रहेगा क्योंकि इसके कारण इधर के इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज ऐसा हो जाएगा कि पोटेंशियल जो सरफेस का रहे वो अभी भी क्या रहे, इक्विपोटेंशियल ही रहे। बात समझ आया? यस सर। ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होना और पोटेंशियल चेंज होना दोनों में फर्क, पोटेंशियल सेम रहेगा। हाँ चार्ज ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कि पोटेंशियल जो है सेम रहे। और हम जान रहे थे कि अगर सिर्फ आइसोलेटेड था तो ये ऐसा चार्ज था कि मान लेते हैं अगर सिमेट्रिक रहता तो चारों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई भी एक माइनस चार्ज ला के रख देते हैं तो इधर प्लस आ जाएगा, वो इसलिए क्योंकि इस माइनस का यहाँ पोटेंशियल जो होगा ज्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। क्लियर है? तो ओवरऑल इफेक्ट हमारा क्या होगा, ऐसा होना चाहिए कि सरफेस इक्विपोटेंशियल ही रहे। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो फिर तो इक्वी यहाँ पे पोटेंशियल बनने के बाद जो नया पोटेंशियल आएगा वो अलग रहेगा ना शुरू वाले पोटेंशियल से? सेम ही रहेगा, सेम चार्ज के कारण लिख रहे हैं ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हम कोई चेंज नहीं किए, पहले जितना चार्ज था उतना ही अभी भी चार्ज है उस पे। पहले मान लेते हैं क्यू चार्ज था तो अभी भी कितना चार्ज है, हम उसमें से ना तो चार्ज लिए हैं ना ही कुछ चार्ज एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक है, उस पे जितना चार्जेस था वो कितना है, जितना पहले था उतना ही अभी भी है। यस सर। ठीक है। तो अगर हमको चार्ज को उसमें घुमाना हो तो वर्क क्या करना पड़ेगा, सेम अभी भी। हम्म। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि अगर हम ग्राउंडिंग कर दे तो कैपेसिटेंस और बढ़ जा रहा है, यानी कि हम सेम चीज पे और ज्यादा चार्ज इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है। और जो बोल रहे थे कि इसका चार्ज जो है राइट साइड में आ जा रहा है तो उसका भी फायदा चलो थोड़ा बहुत बता ही देते हैं। ठीक है, आगे डिटेल में देखेंगे। फिर भी यहाँ पे ए है, इस पे चार्जेस ऐसे हैं। ठीक है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, बोलो? आउटवर्ड। So आउटवर्ड। outward होगा। आउटवर्ड चारों डायरेक्शन में होगा, सारी तरफ होगा। Yes sir. और कहाँ से कहाँ तक होगा, इस कंडक्टर से लेके इनफाइनाइट तक होगा। यस सर। ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि उसके में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, एनर्जी है यानी कि ओरिजिन में एनर्जी है ना। Yes sir. इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एनर्जी है, भी इक्वल टू ई डॉट डी आर होता है। तो अगर 4 से मल्टीपल कर दे तो हमें एनर्जी मिल जाएगा, नहीं कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, बोल सकते हैं। तो ये एनर्जी कहाँ है, इस कंडक्टर से लेके इंफिनिटी तक। अब अगर हम यही कंडक्टर था, इसके बगल में हम दूसरा कंडक्टर लाके ग्राउंड कर दिए तो इधर हमें पॉजिटिव चार्ज अगर मिल जाए और इधर निगेटिव चार्ज मिल जाए तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या इसी रीजन में रहेगा, बोलो? मोस्टली Yes इलेक्ट्रिक sir. फील्ड इसी रीजन में रहेगा, यानी कि मोस्टली एनर्जी इस कन्फाइंड रीजन में रहेगा। ठीक है, यानी कि वही सिचुएशन हो गया कि हमारे पास पानी तो है लेकिन फर्श पे फैला हुआ है, ये पहला सिचुएशन। तो पानी हमारे किसी काम का है नहीं है। ठीक है। सेकेंड वाला सिचुएशन हो गया कि हम बकेट में पानी रखे हैं, तो हाँ हम किसी भी जरूरत के लिए यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर इस केस में हमें दिख रहा है सेकेंड वाले केस में कि एनर्जी अगर एक कन्फाइंड रीजन में है तो हम उसे किसी भी पर्पस के लिए अपने यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जीरो से इंफिनिटी तक फैला रहा यानी कि बहुत ही उसमें लॉसेस हैं तो हम पूरा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पर्पस होता है। तो इसी सब रीजन के कारण जो है हम लोग कैपेसिटर में हमेशा दो कंडक्टर्स यूज करते हैं। ठीक है। इतना बात समझ आया, किसमें कोई दिक्कत है?
यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे बोल लिख देते हैं when an earth conductor ठीक है, अगर अर्थन के कंडक्टर को, अगर जो ओरिजिनल कंडक्टर था जिसका कैपेसिटेंस के बारे में हमें पता करना था, उसे अगर हम रख देते हैं तो जो होगा, हम लोग देख रहे हैं कि उसका भी कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है। ठीक है, दो आइसोलेटेड कंडक्टर से उनके बीच में चार्ज शेयरिंग की बात करें, यानी कि लेट से कि एक हमारे पास कंडक्टर ये है ए, इस पे चार्ज हमने Q1 दे रखा है, और एक दूसरा कंडक्टर है बी जिसका चार्ज Q2 है, इसका कैपेसिटेंस बोल रहा है कि C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, किसी भी एक कंडक्टिंग वायर है, तो फाइनल चार्ज क्या होगा? ठीक है, कैसे पता करोगे बताओ, कैसे पता करेंगे? So potential पोटेंशियल निकाल के। चार्ज कब तक फ्लो होगा? कभी भी potential किसी जब भी तक सेम ना हो कंडक्टर पे जो है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर पे अगर हम देखते हैं तो जो चार्ज अगर रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देखते हैं, यानी कि किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल हायर होगा तो उससे चार्ज लोअर की तरफ ट्रांसफर होगा, पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, फाइंड करो जरा। यहाँ का पोटेंशियल इनिशियल देखे तो Q1/C1 और इसका पोटेंशियल होगा यही होगा फाइनल पोटेंशियल। So first पे चार्ज आया Q1 plus Q2 into C1 divided by C1 plus C2. ठीक है, यही काम करना था, पोटेंशियल जो था उसको तो लिखे ही थे, यहाँ का पोटेंशियल हमने लिख लिया, B इक्वल टू Q1/Q2, Q1/C1, Q2/C2। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं Q1 फाइनल बाई Q2 फाइनल इक्वल टू C1/C2। दोनों तरफ प्लस माइनस वन कर, प्लस वन कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो इधर भी हम +1 कर दिए, इधर भी +1 कर दिए, तो यहाँ हमें दिख रहा है Q1 फाइनल प्लस Q2 फाइनल बाई Q2 फाइनल इक्वल टू C1 प्लस C2/C2। यहाँ से हमें Q2 मिल जाएगा C2/C1 प्लस C2 इंटू Q1 फाइनल Q1 प्लस plus Q2 फाइनल। हम जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, कंजर्व, yes sir. यहाँ से हम C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2 लिख सकते हैं।
पिछले बार हम लोग रेडियस के टर्म में निकाले थे, अगर रेडियस दिया रहेगा तो यहाँ है कैपेसिटेंस के टर्म में कि अगर हम चार्ज फाइनल निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ C1/C1 + C2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ चार्जेस निकाल रहे हैं। तो चार्जेस अगर हम देख रहे हैं तो कैपेसिटेंस के टर्म में तो हमें यहाँ दिख रहा है डायरेक्टली कि दोनों में Q1 + Q2/C1 + C2 दोनों में सेम है। तो यहाँ दोनों में अगर हम देख रहे हैं तो जो चार्ज है फाइनल, यानी कि चार्ज की हम बात कर रहे हैं फाइनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा फाइनली उस पर चार्ज ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देते हैं रिगार्डिंग कैपेसिटेंस। तो अभी तक हम लोग देखे कि कैपेसिटेंस जो होता है स्टोरेज, चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर, बोलते हैं कि उस पर हम कितना चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, वन कैपेसिटेंस हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक पोटेंशियल इंक्रीज में हम कितना चार्ज देंगे, उसे वन कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो वन यूनिट जो होता है फैराडे होता है, स्केलर क्वांटिटी है। ये सब चीजें हम लोगों ने देखा है। अब ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यूनिट हो गया है, स्केलर क्वांटिटी हो गया, ये सारी चीज हो गए हैं यहाँ पे। टेंस ऑफ आइसोलेटेड ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो चीज। तो इसका ए शेप एंड साइज पे हम लोग देखे, अगर स्फेरिकल के लिए निकाले थे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया था। आर यानी कि रेडियस ऑफ द स्फेयर, यानी कि उसका जो शेप है साइज है वो कैसा है उस चीज पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, सेकेंड की अगर हम बात करें तो अगर हम चार्ज देखे थे कि हम मैक्सिमम चार्ज कितना दे सकते हैं, यानी कि उसका कैपेसिटी कितना होना चाहिए, तो सराउंडिंग मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि सराउंडिंग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो हम उस पर ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर कम है तो हम कम ही चार्ज स्टोर कर पाएंगे। क्लियर है? तो ऑन सराउंडिंग मीडियम ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक आइसोलेटेड कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो उस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि शेप कैसा है, साइज कैसा है उस पे। दूसरा कि सराउंडिंग मीडियम, यानी कि हम देख रहे हैं कि सराउंडिंग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि ब्रेकडाउन होने में ज्यादा स्ट्रेंथ है तो हमें क्या लगेगा कि हम उस पर ज्यादा चार्ज दे सकते हैं, लेकिन अगर कम ही स्ट्रेंथ है तो हम ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते। सेकंड क्लियर है सबको? यस सर। प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। ठीक है, थर्ड है कि प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, यानी कि इस आइसोलेटेड कंडक्टर के बगल में कोई दूसरा कंडक्टर हम रख देते हैं तो हमें दिख रहा है कि ऐसे रखने से पोटेंशियल जो है वो क्या हो जा रहा है, वो बढ़ जा रहा है। आइसोलेटेड बढ़ तो नहीं जा ना रहा है। रहेगा फिर? क्या? अगर एक घट और जा रहा है। कंडक्टर रख देंगे तो फिर आइसोलेटेड नहीं ना रहेगा वो? तो बात तो हम उसी के लिए ना कर रहे हैं, तो सिंपली उसी के लिए कर रहे हैं। आइसोलेट था, अब दूसरा कंडक्टर ला दिए, हाँ अब अकेले नहीं रहा
लेकिन फिर भी हम सिर्फ उसी के स्पेशली बात कर रहे हैं, दोनों का कंबाइंड बात नहीं कर रहे हैं, तो उसका तो कैपेसिटेंस बढ़ ही रहा है। यस सर। ठीक है, और ये किस चीजों पे नहीं डिपेंड करेगा? बोलो पहला, चार्ज ऑन कंडक्टर, सेकेंड पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, थर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, उसका पोटेंशियल कितना है चार्ज का, नहीं कि उससे उसका कोई लेना देना नहीं। ऊपर वाले केस में हम लोग देखे थे कि कंडक्टर ला रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, तो वहां पे पोटेंशियल डिक्रीज होने का कंडीशन अलग है। ठीक है, हाँ, अगर सिर्फ एक कंडक्टर दे रखा है, हम चार्ज कम करके पोटेंशियल कम कर रहे हैं, तो उस केस में हमको दिख रहा है कि चार्ज भी कम हो रहा है, पोटेंशियल भी कम हो रहा है, तो रेशियो सेम रह रहा है, तो कैपेसिटेंस इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करें तो क्या होगा बताओ? वन बाई टू के क्यू स्क्वायर बाई आर। तो सेल का होता है। यहाँ पे के क्यू के टर्म में बात नहीं करेंगे, किसी भी आर्बिट्री कंडक्टर की बात कर रहे हैं। सर पढ़ना क्या है सर, किसके टर्म्स बताना है? ये कंडक्टर है हमारा, इसका कैपेसिटेंस लेट सी है। ठीक है, तो इसका सेल्फ एनर्जी कितना होगा? सर वन प्लेट बाई से टू अभी सी वी चार्ज, स्क्वायर। ठीक है, प्लेट से किस पे चार्ज क्यू अभी हम दे रखे हैं, अब हम चार्ज कितना लाना चाह रहे हैं? डी क्यू। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें क्या करना पड़ेगा बोलो? वी इंटू डी क्यू। यस सर। भी कितना होगा अभी? क्यू बाई सी। इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से? जीरो से। हम मान लेते हैं टोटल चार्ज क्यू देना चाहते हैं, तो ये कितना आ जाएगा बोलो? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी आएगा। यस सर। ठीक है, तो ये हम बोल रहे हैं कि वर्क डन है, यानी कि एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, तो यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी हमें दिख रहा है 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं? Q को CV अगर लिखेंगे तो ये 1/2 CV स्क्वायर दिख रहा है। टोटल अगर हम V लिख रहे हैं तो V जो है टोटल पोटेंशियल है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? C को हम Q बाई V लिख सकते हैं, तो 1/2 Q इंटू V भी दिख रहा है। ठीक है, जो पिछला हम लोग लिखे थे सेल्फ एनर्जी किसी भी सेल के लिए या फिर स्पेरिकल कंडक्टर के लिए या इंसुलेटिंग के लिए, तो के क्यू के टर्म में लिखे थे, लेकिन यहाँ पे कंडक्टर है, कैसा भी शेप है, शेप से कोई मतलब नहीं, कैपेसिटेंस दे रखा है तो हम लिख सकते हैं। सर जो डेल डब्ल्यू है सर वो तो क्यू टीवी होता है ना? क्या? सर जो डेल डब्ल्यू है वर्क डन, सो वो तो क्यू टीवी होता है ना? ठीक है, तो हम कहाँ से ला रहे हैं इसको? इन्फिनिटी से। तो यस डीबी सर। कितना हो गया? वी हो गया। यस सर। और चार्ज कितना है? डी क्यू, वही लिखा हुआ है।
Yes, sir. ठीक है, तो ये सब So work थोड़ा done by बहुत external negative और potential जी होता है. वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड जो होगा वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। कंजर्वेटिव फील्ड का निगेटिव से और एक्सटर्नल का पॉजिटिव से। Yes, sir. ठीक है, इतना चीज हो गया तो अब देखते हैं हम लोग सर थोड़ा ऊपर कर क्या दीजिए। में। सर कंडक्टर पे ऑलरेडी क्यू चार्ज है और फिर हम लोग डी क्यू ला रहे हैं। हाँ, अगर जीरो रहता तो कहाँ से लिखते हैं। मान लेते हैं क्यू ला दिए, किसी समय तक क्यू चार्ज है, अब डी क्यू चार्ज ला रहे हैं। जब चार्ज रहेगा ही नहीं तो हमें चार्ज लाने में कुछ मेहनत करना पड़ेगा क्या। नहीं करना होगा। तो क्यू है तब भी करना पड़ रहा है। यस सर। अच्छा, ये ऊपर वाले में हम लोग फाइनल चार्ज तो निकाल लिए, फाइनल पोटेंशियल बता सकते हो इसमें। Charge by capacity. Final charge by. ठीक है, v इक्वल टू कोई के लिए भी चार्ज बाई कैपेसिटेंस लिख ले सकते थे, तो यहीं पे हम लिख देते हैं v जो आएगा वो कितना आ जाएगा, Q1 plus Q2 by C1 plus C2। q1 प्लस q2 बाई c1 प्लस c2। Yes, sir. ठीक है, यानी कि क्या है, फाइनल पोटेंशियल। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने देखा। अब कैपेसिटर क्या होता है वो चीज देख लेते हैं। कैपेसिटर जो होगा इसी कंडक्टर से ही हम लोग को बनाना है, लेकिन हमने देखा कि एक एक अगर हम लोग कंडक्टर ले रखे हैं तो एक सिंगल कंडक्टर के कंपैरिजन में अगर हम उसके बगल में एक दूसरा कंडक्टर और रखते हैं, साथ में अगर ग्राउंडिंग कर देते हैं तो कैपेसिटेंस और ज्यादा हो जाता है। नहीं, हम उस कंडक्टर पे वैसे सिस्टम अगर बना ले रहे हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, नहीं कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है। यानी कि अगर हम कैपेसिटर कह रहे हैं, यानी कि हम कैपेसिटर हमेशा जो है दो कंडक्टर्स को लेके करेंगे, दो कंडक्टर्स आसपास में रखे होंगे और ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे कि जो भी चार्जेस रहे वो दोनों कंडक्टर के बीच में ही रहे। ठीक है, दोनों कंडक्टर के बीच में रहने से हमें फायदा क्या हो रहा है कि जितना भी एनर्जी है उस रीजन में ही कन्फाइंड रह जा रहा है, उस वॉल्यूम में ही रह जा रहा है, जीरो से इंफिनिटी तक फैला हुआ नहीं है। तो हम इसे बोलेंगे क्या, कैपेसिटर, या फिर इसी को बोलते हैं कंडेंसर, कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स। ठीक है, कैपेसिटर और कंडेंसर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स बाय एन इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक, यानी कि दो कंडक्टर रहेगा, उन दोनों को हम सेपरेट करके रखे होंगे और दोनों कंडक्टर्स पे देखेंगे, दोनों कंडक्टर्स के बीच में सेपरेशन जो होगा किसी इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक से होगा। डाइलेक्ट्रिक एयर भी है तो
सिंपल फॉर्म में हम एयर भी मान सकते हैं। सर 2 कंडक्टर्स के बाद सेपरेटेड होगा ना? हाँ, कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स सेपरेटेड है। सेपरेटेड बाय इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे हम एयर भी कह दे रहे हैं, एयर में भी रहेगा सिंपल फॉर्म में तो चले। कैसे अब इसको बनाते हैं तो देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर ए है, ठीक है, यहाँ पे कोई बगल में कंडक्टर बी रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें इस पे चार्ज देना है तो चार्ज देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको किसी एक पोटेंशियल से बैटरी से दोनों साइड से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों कंडक्टर को अगर हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किए तो हमें दिख रहा है कि इस पोटेंशियल का निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये जो बी वाला है वो निगेटिव पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए जो है पॉजिटिव पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चार्ज यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो बी से निकल के ए पे जाएंगे, और अगर पॉजिटिव की टर्म में बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज ए से निकल के बी पे जाएगा। दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये हमें निगेटिव पोटेंशियल पे है, ये जो है हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। तो अगर हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं पॉजिटिव क्यू चार्ज ए से निकल के बी पे गया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, एयर के थ्रू तो जाएगा नहीं, डाइलेक्ट्रिक है, तो इसी वायर के थ्रू जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि ए जो है इससे पॉजिटिव चार्ज निकला, यानी कि इस पे हमें माइनस चार्ज मिलेगा, माइनस क्यू चार्ज, और जो बी पे है सेम चार्ज दिया तो इस पे प्लस क्यू चार्ज मिलेगा, ठीक है। सर हाँ, सर सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो सर कैसे चार्ज फ्लो हुआ? यहाँ पे क्या है, एयर है बीच में, कंडक्टर सर वही आयनाइज होगा वो फिर से, जैसा पिछली बार देखे थे हम लोग। आयोनाइज टूटेगा तब होगा। यहाँ पे सिंपली हम कह रहे हैं कि कंडक्टर पे जो है इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये हायर पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल पे है। जैसे कि हम लोग एक कंडक्टर रखे थे, ठीक है, इस पे प्लस चार्ज हम दे दिए, इसको अगर हम वायर से कनेक्ट कर दिए तो इसमें चार्ज फ्लो कर रहा था। यस बोलो सर। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ये सब कुछ नहीं लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों, क्योंकि चार्ज जो है हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। क्लियर है? यस सर। तो सर फ्लो हो कैसे रहा है चार्ज यहाँ पे? अच्छा, इस बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो कंडक्टर है ये, तो कंडक्टर पे ये जो है ये पोटेंशियल कैसा आएगा इस पे, ए वाले पे पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव आएगा कुछ, हाँ पहले जीरो था पोटेंशियल, अब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव, बी वाला एंड। सर लेकिन सर्किट कंप्लीट हुआ ही नहीं तो फिर पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएगा? ये जो है डाइलेक्ट्रिक है बीच में, इसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये तो कनेक्टेड ही है एक तरीके से, ठीक है। इसमें भी तो चार्ज इंड्यूस होगा ही, उसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे आगे चल के, तो डाइलेक्ट्रिक जो होगा इसमें जैसे अगर कहते हैं तो ये पोटेंशियल के हिसाब से इस पे भी चार्जेस आएंगे, ठीक है। तो इस पे भी चार्ज आएगा, तो अगर डाइलेक्ट्रिक को कंसिडर कर रहे हैं तो ये सर पूरा तो कनेक्टेड ही है। बात समझ यस आ रहा सर। है? ठीक है, यहाँ पे एयर हमने एज्यूम कर रखा है, आगे चल के देखेंगे इसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल भी यूज करते हैं। तो एयर है तो बीच में है तो सही, दोनों कंडक्टर के बीच में। यस सर।
और ये जो डिस्टेंस होता है हम यहाँ इतना दूर बनाए भले हैं, लेकिन वो बहुत कम होता है। खुद ही समझ सकते हो कि एक पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, इतना दूर दूर वो सेपरेट रहेगा नहीं रहेगा, नहीं। बहुत ही थिकनेस बहुत कम रहता है। ठीक है, और उसको इतना दूर रोक कर रखने के लिए हमें बीच में कुछ ना कुछ यूज करना ही पड़ेगा। एयर में रहेगा तो नहीं रह सकता है। क्लियर है? लेकिन हम यहाँ पे एयर में बात कर रहे हैं, सिंपली एयर को भी डाइलेक्ट्रिक एज्यूम कर ले रहे हैं और बोल रहे हैं कितने से सेपरेटेड है। लेकिन हम भी जानते हैं कि एयर में ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, एक पे निगेटिव है, ये सेपरेट नहीं रह सकता है, दोनों जाके ज्वाइन होगा ही अट्रैक्शन से। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस वजह से हो रहा है कि दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से हमें दिख रहा है कि हम पॉजिटिव चार्ज को लेके ही बात करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक गया। अगर क्यू चार्ज फ्लो करा है टोटल, तो हम जानते हैं कि अगर बैटरी से कनेक्ट किए तो फाइनल पोटेंशियल इसका वी ही होना है, जितना बैटरी का पोटेंशियल होगा, और हमें इस पे एक पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा और एक पे निगेटिव चार्ज दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, यानी कि जो हमारा चीज बना है, यानी कि जो बना है हमारा दो कंडक्टर का कंसिस्ट करके जो सिस्टम बना है, इसे ही हम बोलते हैं कि कैपेसिटर है। ठीक है, और इसका अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो इसका कैपेसिटेंस हम लोग वही देंगे, चार्ज जो भी चार्ज है डिवाइड बाय दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, ऑफ कैपेसिटर, तो ये से हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसे ही हम लेंगे, चार्ज ऑन इनर सरफेस लेकिन ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स। ठीक है, हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, कभी कभी आउटर सरफेस पे भी चार्ज आ रहा था, जैसे पैरेलल प्लेट्स के बारे में देखे थे कि अगर चार्ज दे रहे थे तो आउटर सरफेस पे भी आता है, इनर सरफेस पे भी रहता है। तो जो इनर सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहता है वही कंसिस्ट करता है कैपेसिटर के लिए। तो जब भी हम चार्ज लेंगे तो वही इनर वाला चार्ज लेंगे। बात क्लियर है? सर वो प्लस क्यू चार्ज कैसे फ्लो किया सर, वो कुछ एक्सप्लेन करिए ना। कौन सा? जो प्लस क्यू चार्ज फ्लो किया था बैटरी की तरफ। हम मान लिए जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो प्लस चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा? एक कैपेसिटर हायर पोटेंशियल पे, एक कैपेसिटर लोअर पोटेंशियल पे, और चार्ज फ्लो करने के लिए टेंडेंसी है, तो चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा? हायर से लोअर। ठीक है, तो हायर से लोअर हमने मान लिया कि क्यू चार्ज ट्रांसफर किया है। एक्चुअली में अगर देखोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करे होंगे, यानी कि एक्चुअली में निगेटिव वाले पोटेंशियल से इधर से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो हमें q रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये n इलेक्ट्रॉन्स मूव किए होंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिव की टर्म में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ q चार्ज किया है। क्लियर है? अब जिससे क्यू चार्ज पॉजिटिव निकला है तो इस पे माइनस चार्ज आएगा और इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इनिशियली क्लियर है? कंडक्टर न्यूट्रल था, वो चार्ज हो गया और कैपेसिटर बन गया। हाँ, इनिशियली दोनों पे कोई भी चार्जेस नहीं थे, जब हम बैटरी से कनेक्ट किए तो एक हायर पोटेंशियल पे गया, एक लोअर पोटेंशियल पे हुआ, तो हमें दिखा कि इलेक्ट्रॉन को अब रास्ता मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन जो है लोअर से हायर की तरफ मूव करेगा, और इस वजह से दोनों पे चार्जेस आ गए हैं। और चार्ज आ गया तो दोनों के बीच में जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा,
तो इस वजह से हम बोल रहे हैं किस पे अब चार्ज भी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कैपेसिटेंस Q बाई V हम लोग डिफाइन करते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, जो कैपेसिटर होता है इसे हम लोग रिप्रेजेंट अगर करना होगा तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सिंबॉलिक जो होता है ऐसा, ठीक है, या फिर ऐसा भी दिया जा सकता है। ठीक है, एक को थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है, क्योंकि जब हम लोग बना रहे होते हैं तो मोस्टली ये दोनों डंडी बराबर रह जाता है, या फिर एक डंडी बड़ा छोटा हो जाता है, तो बैटरी जैसा दिखने लगता है, इसलिए एक को मोड़ दिया जाता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे कैपेसिटर देखे तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक ऐसा पैरेलल प्लेट है, दूसरा ये पैरेलल प्लेट है, दोनों का एरिया सेम है, लेट्स इस पे हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, इस पे माइनस क्यू चार्ज दे दिया, तो चारों सरफेसेस पे चार्ज बता सकते हो कि इस पे कितना होगा? यस सर। कितना होगा बोलो? 0 प्लस Q माइनस Q 0। बाहर वाले पे Q1 प्लस Q2 बाई 2 आया था, यानी कि इस पे 0 मिलेगा। यस सर। ठीक है, इस पे चार्ज सारा का सारा पॉजिटिव, ऐसा Q मिलेगा। वैसे ही इस पे देखेंगे तो इसका निगेटिव यानी माइनस Q, और इधर हमें फिर से 0। तो जब ऐसे सिस्टम बन जा रहा है, हम पैरेलल प्लेट यहाँ ले रखे हैं, तो सारा का सारा चार्ज हमें इनसाइड में ही नजर आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसमें ऐसा होगा। ऐसे हम दो प्लेट्स मान रहे हैं, प्लस और ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ऐसा डायरेक्शन में होगा। ऐसा ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्लेट्स है, पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट, दिख रहा है? यानी कि यहाँ पे दिख रहा है कि जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दो प्लेट्स के बीच में ही है। इधर की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, निकालना चाहेंगे तो बता सकते हो? बोलो। ऐसा प्लेट है, क्या लेट्स से किधर? प्लस क्यू माइनस क्यू, इस रीजन में, फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो 0 होगा। किस पॉइंट पे? यहाँ पे जहाँ डॉट दे रखे हैं। तो उधर भी 0 होगा और राइट में भी 0 होगा। 2KQ बाई। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे? Q 2a बाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस वाले के लिए, माइनस वाले के लिए माइनस Q 2a एप्सिलॉन नॉट, ये तो 0 हो जाएगा। यस। ऐसे अगर हम थर्ड रीजन की भी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करता है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा हमें? 0। सिमिलर फॉर्मूला यस सर। यूज करेंगे। लेकिन अगर हम इस वाले यानी कि सेकेंड रीजन में बात कर रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? पॉजिटिव के Q कारण बाई ए इधर नॉट। और निगेटिव के कारण इधर, यानी कि यहाँ पे Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा के यस सर। टर्म में दे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या सिर्फ हमें इस बीच वाले रीजन में ही मिल रहा है? ठीक है, यानी कि सारा का सारा जो एनर्जी है, या फिर हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सारा का सारा क्या है? इन दोनों के बीच में ही रह जा रहा है। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो भी एनर्जी है दो प्लेट्स के बीच में ही रह रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कैपेसिटर्स को ऐसा यूज करते हैं, दो प्लेट्स यूज करते हैं कि जो भी एनर्जी रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड रहे, वो सिर्फ कन्फाइंड रीजन में ही रहे, ताकि हम उस रीजन में स्टोर करें हैं, उससे हम यूटिलाइज कर सकें। इतना बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हियर
अगर एक प्लेट ये है, दो प्लेट ये है, ठीक है, ये हम प्लेट्स को ऐसा लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी को दिक्कत? इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है वो अंदर में ही है, इधर से इधर है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। हम यहाँ पे अगर पूछे कि फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अनदर, क्या होगा? बोलो। So sigma by epsilon into q. सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम सिग्मा इस बाई टू प्लेट इसके एप्सिलॉन टर्म में नॉट बताना। Q epsilon naught by sigma. सिग्मा बाई, अगर क्यू है, प्लेट एरिया ए है, या फिर हम बोल रहे हैं कि क्यू या फिर प्लस सिग्मा, ठीक है, माइनस सिग्मा। अगर हम यहाँ से बोल रहे हैं तो ये प्लस सिग्मा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वन की वजह से कितना होगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होगा। तो फोर्स क्या होगा, Yes. सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, ठीक है। माइनस चार्ज है तो ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। होगा। ये जो है ये नेट है बीच में, दोनों की वजह से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जो लग रहा है तो सिर्फ एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से F इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू आ रहा है, और ये कैसा है, अट्रैक्टिव इन नेचर है। इतना बात क्लियर है? बोलो। तो ये दोनों प्लेट Yes. चिपक क्यों नहीं जाता है? हाँ, ये दोनों प्लेट चिपक क्यों नहीं जाता है? बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है। इससे वो तो रिपेयर तो नहीं कर रहा होगा। क्या? सर डाइलेक्ट्रिक है लेकिन इससे मतलब कोई सॉलिड चीज तो नहीं है कि उसको रोक के रखेगा। तो डाइलेक्ट्रिक सॉलिड ही तो रहता है, भले हम सर एयर को यहाँ पे समझने के लिए अभी मान रहे हैं, सर एयर में ठीक है। चिपकता नहीं है। एयर में तो चिपक ही जाएगा, अच्छा। एयर में तो चिपकेगा ही, ठीक है। आगे चल के देखेंगे कि हम उस एयर को एयर नहीं रहने देते हैं, बल्कि दूसरा डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। दूसरा डाइलेक्ट्रिक का फायदा में भी ये भी लिखते हैं कि इस चीज को ओवरकम करता है, जो हमारा भी मुश्किल से दोनों प्लेट को अलग अलग हमको एयर में रोक रोक के रखने के लिए मुश्किल जो है वो अब नहीं करना पड़ेगा। अभी अगर रोकना होगा तो जरूर कोई एक्सटर्नल फोर्स से ही रोक सकते हैं। जिससे डाइपोल को रोक के रखते हैं। हाँ, ठीक है, इतना बात क्लियर है। अगर यहाँ फोर्स पर यूनिट एरिया निकालोगे तो कितना आएगा, प्लेट का एरिया लेट से ये है, बोलो। So divided by a कर देंगे. सिग्मा स्क्वायर कितना बाई है, टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए है। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो हम लोग निकाले थे, ये आया था सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, Yes. Sir. ठीक है। ये जो आया था हमारा क्या आया था, इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रेशर और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में भी तो नहीं पता था, ठीक है। ठीक है, तो इतना चीज हम लोग देख रहे हैं कि अगर पैरेलल प्लेट रख रहे हैं तो ये चीज हो रहा है, ये सब इफेक्ट्स हैं। बाकी हमें यहाँ पे इतना चीज समझ में आ रहा है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड में रह रहा है, और इसी वजह से हम लोग दो प्लेट्स यूज करते हैं। इतना बात क्लियर है? किसी को दिक्कत है इतना में? नो सर। No, sir. ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन शेप ऑफ कंडक्टर,
ठीक है, कैसा शेप का अगर हम लिखे हैं, शेप कैसा अरेंजमेंट करें हैं, अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है, शेप या फिर अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स के बेसिस पे हम लोग इसे डिवाइन करते हैं, 3 तरह में पढ़ते हैं। होने के लिए बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो है जो हमें पढ़ना है वो 3 तरह के पढ़ना है। 3 में भी एक ही हमारा मोस्टली है, बाकी 2 है इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये चीज है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि इसमें प्लेट्स कैसे यूज होंगे, पैरेलल प्लेट्स, पहले पैरेलल प्लेट नाम से समझ में आ रहा है, स्फेरिकल, इसमें हमारा कैसा होगा, निकल होगा। स्फेरिकल Spherical. होगा, इस टाइप का कंसेंट्रिक स्फेयर्स यूज होंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसी का पढ़े थे हम लोग। और फाइनली सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो हम लोग को इसमें सबसे ज्यादा ये पढ़ना है, बाकी इन दोनों का सिर्फ कैपेसिटेंस कितना होता है, कैसे निकलता है, बस उतना ही हमें जानना है। तो सबसे पहले हम यही दोनों खत्म कर लेते हैं, बाकी पैरेलल प्लेट का फिर पूरा जब चलेगा तो पूरा लास्ट, शुरू से लास्ट तक पैरेलल प्लेट ही चलेगा। तो उसके बाद लिए हम लोग इस डिटेल में पढ़ेंगे, तो एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे हम स्फेरिकल का बात कर रहे हैं। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर यानी कि ऑफ कोर्स इसमें हम लोग स्फेयर यूज करेंगे, यानी कि जो हमारा शेप होगा कैपेसिटर का वो स्फेरिकल टाइप का होगा। ठीक है, यानी कि हम मान लेते हैं कि ऐसे 2 कंसेंट्रिक स्फेयर्स हैं। ठीक है, ऐसे 2 कंसेंट्रिक स्फेयर है, एक का रेडियस a है, एक का रेडियस b है। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे 2 स्फेयर है, जिसका नाम हम दे देते हैं a, इसका सरफेस का नाम दे देते हैं b। अब अगर हम इस पे चार्ज एक से दूसरे पे ट्रांसफर करते हैं किसी भी तरीके से, यानी बैटरी से कनेक्ट कर दिए, कैसे ले जाएं ऐसे, ठीक है, लेट से ऐसे बैटरी से हम कनेक्ट कर दिए दोनों को, तो क्या होगा बताओ, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे निगेटिव चार्ज आएगा। यस सर। किस पे पॉजिटिव आएगा, ए पे या बी पे? ए पे आएगा। ए पे। ए पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ठीक है, उससे चार्ज पॉजिटिव निकल के जा रहा है, इस पे नेगेटिव निगेटिव ना आएगा। आएगा। हमको लगा कि पोटेंशियल पूछ रहे हैं, पॉजिटिव। अच्छा, चार्ज पूछ रहे हैं, जो पोटेंशियल ऐसा है इस पे कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये चार्ज किस पे रहेगा, आउटर सरफेस पे या इनर सरफेस पे रहेगा, इनर सरफेस पे रहेगा। यस आउटर सर। सरफेस तो बैटरी से कनेक्टेड है, उससे जो चार्जेस होगा वो क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी चार्ज रहेगा हमारा इनर सरफेस पे रहेगा। अगर Q चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो इनर पे हमें -Q दिख रहा है, आउटर पे हमें कितना दिख रहा है, +Q। ठीक है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी पता कर सकते हो Q के टर्म में। अगर हमें बैटरी का चार्ज ये पोटेंशियल नहीं दिया हो, हम जानते हैं कितना पोटेंशियल होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस भी b माइनस बी ए क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। सर के के टर्म में। हाँ, के क्यू के टर्म में, ए बी के टर्म में। सर के क्यू बाई माइनस के क्यू बी बाई ए माइनस ए। प्लस के क्यू बाई बी। के क्यू बाई बी माइनस के क्यू तो बाई, वो ये प्लस होगा ना।
कितना? सो पोटेंशियल ऑफ ए बोले थे। पोटेंशियल ऑफ ए कितना होगा बताओ? सो माइनस के क्यू बाई ए प्लस के क्यू बाई बी, और पोटेंशियल ऑफ बी होगा के क्यू बाई बी माइनस के क्यू, सो बी जीरो हो का जाएगा। अगर लिखोगे तो ये ना लिखोगे के क्यू बाई बी माइनस के क्यू बाई ए, ठीक है। और इसका अगर हम क्यू बाई बी लिखेंगे, होगा ना बी वाले में। बी होगा सो अच्छा हाँ ठीक है, और इसका माइनस के क्यू बाई बी और माइनस के क्यू बाई ए, यही होगा। यस सो ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला टर्म तो जीरो ऐसे ही दिख रहा है, दोनों इक्वल है, कट जा रहा है। ठीक है, एक मिनट। हेलो, अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी तो क्लास ले रहे हैं, लेने के बाद देखेंगे। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी, ये मिल रहा है। किसी को दिक्कत? नो सर। 1/a माइनस 1/b, ठीक है, ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। हम जानते हैं सी क्या होता है, क्यू बाई वी होता है, तो क्यू बाई वी करोगे तो कितना मिलेगा? बोलो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 1/a माइनस 1/b। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 1/a 1/a माइनस माइनस 1/b, तो इसका कैपेसिटेंस जो होगा यही आएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ए बी बाई बी माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्पेरिकल अगर हमें दिख रहा है तो इसके अंदर कैपेसिटेंस ऐसा होगा। मे भी हमें ऐसा बैटरी से कनेक्टेड ना दे, हो सकता है कहे कि हमारे पास ऐसे कंसेंट्रिक सेल्स है, ये रेडियस ए है, इस पे रेडियस बी है, हम किसी तरीके से ए वाले पे प्लस क्यू चार्ज दे दिए हैं, तो यहाँ पे इंड्यूस कितना होगा? बी वाले सरफेस के अंदर में माइनस क्यू माइनस क्यू, और बाहर में प्लस क्यू, ऐसा होगा। यस सर। क्लियर है? यानी कि हम अंदर वाले पे किसी वजह से क्यू चार्ज दे दिया, तो इस पे माइनस क्यू, बाहर वाले पे प्लस क्यू। अगर हम बाहर वाले को ऐसे ग्राउंड कर देंगे तो हमें बाहर वाले पे प्लस क्यू रहेगा या कुछ और हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चेंज होगा, तो चेंज होके कितना होगा बोलो? अगर ग्राउंड कर देते हैं यहाँ का चार्ज एक्स हो जाएगा, ये तो अब रहेगा नहीं। तो ठीक जीरो हो है, जाए। एक्स कितना आ रहा है? 0। यहाँ का पोटेंशियल ऑफ बी क्या हो जाएगा? 0 होना चाहिए। यानी कि हम यस लिखेंगे के क्यू बाई बी माइनस के क्यू बाई ए बी प्लस के एक्स बाई बी। ये हमें 0 दिख रहा है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है क्लियरली कि एक्स 0, यानी कि आउटर सरफेस पे चार्ज 0। तो फिर से हमें क्या दिख रहा है कि जो भी एनर्जी है इसी रीजन में कन्फाइंड है, दिख रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इसी रीजन में है, बाहर के रीजन में नहीं है। ये जितना भी एनर्जी है सिस्टम का वो सिर्फ उसी रीजन में है। क्लियर है इतना? यस फिर सर। से हमें ऊपर वाला ही सिस्टम बनता हुआ दिख रहा है। इसका भी कैपेसिटेंस अगर हमसे पूछा जाए तो क्या आएगा? सेम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल। इसमें में से दो कंसेंट्रिक स्फीयर रहता है। हाँ
सो सिर्फ दो ही कंसेंट्रिक स्क्वायर रहता है इसमें। हाँ तो दो ही के बीच में ही ना निकालेंगे, दो पैरेलल दो प्लेट्स के बीच में ही रहेगा। ठीक है, अगर ज्यादा करेगा तो सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो स्फेरिकल के लिए हमें कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ना है, पैरेलल प्लेट्स के लिए पढ़ना है कि सीरीज में कब होगा, पैरेलल में कब कैसे करेंगे, तो सब आगे आएगा। ठीक है, मोस्टली जो कैपेसिटर बनेगा वो सिर्फ दो प्लेट्स के बीच में ही बनेगा। ऐसे हम लोग प्लेट्स यूज करे थे 2 3, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर इन दोनों के बीच में बनेगा, एक इसके बीच में बनेगा, तो सब कैसे फाइंड करेंगे उससे बाद की बात है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो शेप हमारा ऐसा कुछ रहेगा सिलेंडर टाइप का। एक ये हो गया लेट से, एक इसके बाहर में ऐसा हो। ठीक है, ये इसका एक्सिस है। मान लो किसी तरीके से हम इस पे प्लस क्यू चार्ज दे दिए हैं, यानी कि इसके पूरे सरफेस पे प्लस चार्ज रहा होगा। ठीक है, तो हमें इस जो कंडक्टर है बाहर वाला, यानी कि इसका रेडियस अगर हम ए बोल रहे हैं, इसका रेडियस बी बोल रहे हैं, तो बाहर वाले पे चार्ज कितना होगा बता सकते हो? अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा और बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस Q। होगा। लेकिन अगर हम इसे ग्राउंड कर देंगे तब 0 हो तो जाएगा। बाहर वाले पे 0। ठीक है, तो हम ऐसा ग्राउंड कर दिए हैं, तो ऐसा हमें मिल रहा है, इस सरफेस को बोल रहे हैं कि ए सरफेस है, ये बी सरफेस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी को अगर हम भी बोल रहे हैं तो ये फाइंड कर सकते हो, 2 तो k करके बताओ। लैम्डा ln b by a। 2 के लेमडा, तो ऐसे ही आएगा लाइन चार्ज जैसा। हाँ, हम्म, 2 के लेमडा ln v by a आएगा। लेकिन यहाँ पे सरफेस चार्जेस के लेना होगा। ठीक है सर, फिर से करना होगा। फाइंड करो। फाइंड करने से सबको आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में लिखेंगे, ए डॉट डी यस आर करेंगे। जल्दी से फाइंड करके बताओ। अंदर वाले को पे जो चार्ज है लेमडा, मतलब थीन अगर मानेंगे तो इसको लेमडा के टर्म में दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस पे जो चार्ज है, ये लो चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेमडा दे रखा है। ठीक है, लेमडा के टर्म में बताओ, क्योंकि अंदर वाला है मान लेते हैं कि वायर टाइप का है, लिनियर ही है। ठीक है, इसका रेडियस बहुत कम है। सर अंदर और बाहर b का तो पोटेंशियल सेम ही रहेगा। सेम रहेगा मतलब नहीं समझा। सो पोटेंशियल ड्यू टू b, a का सरफेस पे और b का सरफेस तो सेम ही रहेगा कि कंडक्टर के हाँ, इनसाइड पोटेंशियल सेम अंदर रहता है। में, ठीक है। तो सर सिग्मा r by epsilon नॉट into ln b by a। सिग्मा के टर्म में निकाले। ठीक है, फिर इनफाइनाइट लेंथ है क्या इसको? हाँ इन्फिनिट तक है, लेंथ बहुत बड़ा है। तो सिग्मा के टर्म्स में निकालना पड़ेगा फिर। जैसे चार्ज जैसा दिया हो, अगर बोले कि इस पे जो लिनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है, यानी कि इसका थिकनेस को बहुत कम माना होगा, ये बहुत छोटा माना होगा, तो लेमडा के टर्म में भी दे सकता है।
सिग्मा के भी टर्म में दे सकता है, बीच का है। अंदर में वायर भी तो दे सकते हैं हम लोग, रॉड दे देंगे, बोलेंगे उस पे है, तो लेमडा के टर्म में भी दे सकता है, और रेडियस ए दे दे, बोले कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, यानी कि लाइन के वजह में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पर यूनिट लेंथ में टोटल इतना चार्ज है, तो लेमडा के टर्म में भी देता है और सिग्मा के टर्म में भी देता है, ठीक है। तो अगर लेमडा के टर्म में देगा तो कैसे निकालेंगे बताओ? यहाँ से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर क्या होगा बताओ? हम इसे ग्रेटर देन ए ले रहे हैं, So टू QQR के by लेमडा 2 बाई KQR. आर, यही था ना? यस इलेक्ट्रिक सर। फील्ड निकालना बताना पड़ेगा। Yes sir, yes sir. यहाँ पे आर पे जाके एक सिलेंडर लिए थे, फिर गॉस लॉ लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, तो टू Yes के sir. लेमडा बाई आर आया था। तो अगर हमें भी लिखना है तो माइनस ई डॉट डी आर लिख सकते हैं, ठीक है। बी Yes से sir. अगर हमको बी और ए के बीच में निकालना है तो डेल्टा भी इंटीग्रल, यहाँ पे बी और ए लिख रहे हैं, तो बी से ए तक जाएं, चाहे ए यहाँ पे ए लिख लें, यहाँ बी लिख लें, और इसमें हम बोल रहे हैं कि ए से बी जाए, बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से टू के लेमडा बाई, तो कांस्टेंट है 1/r डी आर, माइनस बाहर है ही, इंटीग्रल ए से बी कर देते हैं, तो ln का क्या आ जाता है? ये हमें मिल जाएगा बी बी माइनस बी ए इक्वल टू माइनस टू के लेमडा, ये 1/r ln बी बाई ए दिख रहा है। हमें ए हायर पोटेंशियल पे है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि ए माइनस बी बी अगर लिखेंगे तो टू के लेमडा ln बी बाई ए दिख रहा है। So यहाँ पे इंड्यूस चार्ज की वजह से कोई पोटेंशियल नहीं होगा? कौन सा इंड्यूस चार्ज? So जो इंड्यूस्ड हुआ है कहाँ पे? बाहर वाले सिलेंडर, कहाँ पे? बाहर वाले सिलेंडर पे। तो कहाँ निकालना चाहते हो? सर ये तो आइसोलेटेड सिस्टम का ये था ना, जब आइसोलेटेड सिस्टम में जब पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट पे निकालते थे। तो यहाँ पे हम आइसोलेटेड क्या, जो भी सिस्टम दे रखा है इंड्यूशन है, दोनों की वजह से ही निकाल रहे हैं। अगर हमारे पास ऐसा सिलेंडर है, इस आर दूरी पे अगर हम गॉस सही, लॉ तो लगाए आप कि चार्ज वो मेन सिलेंडर अंदर वाले सिलेंडर का कैसे किए? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर में लिखते तो क्यू इनसाइड लिखते तो सिर्फ अंदर वाला आता कि बाहर वाले को भी कंसिडर करते हैं हम लोग, नहीं ना? नो सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ अंदर वाले की वजह से आता, बाहर वाले की वजह से आएगा क्या? नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो हम उसे कंसिडर क्यों कर रहे हैं? यस सर। ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले भी बोले थे, गॉस लॉ में जो हम लोग यूज करते हैं, तो भले ही हम अंदर वाले चार्ज को ही लेते हैं फ्लक्स फाइंड करने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो बाहर वाले चार्ज की वजह से भी तो आता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इतना आया है। अब हम जानते हैं कि C जो होता है Q बाई, यानी कि जो भी चार्ज है डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज कितना है? Q है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर देंगे, डिवाइड टू के लेमडा ln b बाई ए, ठीक है। लेमडा को अगर L की टर्म में दिया जाए, मान लेते हैं L लेंथ के लिए, तो वहां पे हम लोग लेमडा को Q इंटू एल लिख सकते हैं, Q को लेमडा इंटू एल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वो इन्फिनिट लॉन्ग कंडक्टर नहीं रहेगा? हाँ, पर यूनिट लेंथ के लिए कर लें, फॉर 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ के लिए मतलब जो हमारा बीच का गैप रहता है वो इतना कम होता है कि उसके कंपैरिजन में अगर 1 मीटर का भी हो तो हमें इनफाइनाइट ही लगता है, ठीक है। ए बी क्या होगा? बहुत कम होगा। तो हम क्यू को क्या लिख सकते हैं? लेमडा लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से हम सी क्या लिख लेंगे? कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, तो लेमडा लेमडा कट जा रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को लिख सकते हैं
2 ln b/a। ठीक है, और ये जो दो हम लोग कैपेसिटर पढ़े हैं, स्फेरिकल और ये दोनों जो है बस इतना के लिए ही जरूरत पड़ता है, किसका कैपेसिटेंस क्या होगा, या फिर इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और बढ़ जाए तो बढ़ जाए, इसके अलावा और कहीं हमें यूज नहीं करना है, इसलिए हम इसे पहले ही खत्म कर दिए। ठीक है, बुक बुक पढ़ोगे तो एकदम सब कुछ सारा कहानी खत्म होने के बाद लास्ट में ये चीज दिया हुआ रहता है, तो पहले पढ़ो या बाद में पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कैसे क्या होता है ये चीज पता होना चाहिए। सिंपल सा मेथड है कि Q/V जो है वही हमारा कैपेसिटेंस है, तो कोई सा भी दो सरफेसेस दे रखा है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेना है, और Q/V करेंगे तो हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगा। इतना बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि अब इसका कहानी अब लास्ट तक यही चलेगा। सर इसको अगला दिन शुरू कीजिएगा, टाइम कहाँ बचा है उतना। कैपेसिटेंस तो निकाल ही सकते हो, अच्छा निकालने में कितना देर लग रहा है। ठीक है, तो जैसे कि एक प्लेट यहाँ पे है, दूसरा प्लेट यहाँ पे है। ठीक है, हम क्या करें, इसे किसी भी एक बैटरी से कनेक्ट करती हैं, बी बैटरी है, तो इस पे चार्ज जो आएगा मान लेते हैं इस पे से इधर से नेगेटिव। तो देवांशु बस सोने का टाइम आ गया है इसलिए बोल रहा है, कल से शुरू करिएगा। क्यों, क्लास अब नहीं है क्या? सर 3 बजे से उसको नींद आता है सर, बहुत तगड़ा वाला। 3:30 बजे टूट जाता है। यस सर। हम्म, ठीक है, वैसे भी 5 मिनट का काम है। ऐसे अगर हम जोड़े हैं तो हमें क्या दिखेगा कि इसमें इधर से इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो इस पे माइनस चार्ज आया है, इस पे प्लस चार्ज आया है, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो हम अगर देखेंगे तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर ही रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर देखे थे, और इस पे क्या होगा, सारा का सारा चार्ज निगेटिव या पॉजिटिव दोनों अंदर ही रहेगा। बाहर वाले पे चार्ज कितना रहेगा, 0। क्लियर है? यानी कि अगर हम इसे ऐसे देखें कि ये प्लेट्स जो हैं ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, जिसे हम इधर से ऐसा कनेक्ट कर रखे हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं d है, और इसका जो एरिया है, ये दोनों प्लेट का एरिया a ले रखे हैं। ठीक है, तो एक पे हम बोल रहे हैं कि प्लस Q चार्ज है, एक पे बोल रहे हैं कि माइनस Q चार्ज है। ठीक है, तो बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? बोलो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक Say, फील्ड हमने निकाला था, तो क्या आया था बताओ? Q/A∈0, यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। yes, sir. So 2 Q/2A. टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो Q/A∈0 में आया था। एक E प्लेट net, के sir. कारण Q/2 दूसरे प्लेट के लिए Q/2 इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो आ रहा है बीच में, वो हमारा इतना आ रहा है। ये डिस्टेंस d है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोटेंशियल क्या होगा? ED. अगर इसको प्लस a बोल रहे हैं, इसको b बोल रहे हैं, तो va हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो प्लस में आएगा, ये क्या लिखेंगे, e इंटू डी। Yes, sir. तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें E इंटू डी मिल रहा है, जिसे हम लिख सकते हैं Q d/A∈0। क्लियर है? तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि C अगर निकालना है तो C जो होता है Q/V होता है, तो ये हमें A∈0/d दिख रहा है। क्लियर है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस क्या है? A∈0/d। A क्या है? तो एरिया ऑफ प्लेट है, D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है, और एप्सिलॉन नॉट
सबको पता है। अगर हम बीच का जो है एयर हटा के कोई और मीडियम रखेंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ऑफ मीडियम रखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसका यूज होगा। इतना बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ नोट करके लिख लो कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? पहला डायमेंशंस, सेकंड मीडियम बिटवीन टू कंडक्टर्स, डिपेंड कर रहा है इस पे। हेलो, यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि अगर हम देख रहे हैं कोई भी कैपेसिटर बना रहे हैं, आइसोलेटेड के लिए जो लिखे तो है ही, लेकिन अगर कैपेसिटर बना रहे हैं तो हमें ऐसा कुछ भी देखने को मिल रहा है। एरिया ऑफ प्लेट पे डायमेंशन करने का मतलब एरिया ऑफ प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और मीडियम करने का मतलब कि हम दोनों प्लेट्स के बीच में कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखे हैं, उन चीजों पे ये डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो आगे हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर पे ही। पैरेलल प्लेट और कैसे क्या हो सकता है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल लेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, फिर पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे क्या होंगे, वो सब चीजें चलेंगी। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। तो आज तो क्वेश्चन तो हम लोग एक भी नहीं किए। क्या तो आज हम लोग तो खाली थ्योरी पढ़े। क्वेश्चन? हाँ, तो अभी क्वेश्चन करने लगता हूँ आज, तो फिर भी वही इंट्रोडक्शन टाइप का ही है कि किन किन चीजों पे डिपेंड करता है और कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लगभग क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है फिर। सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ, बाकी सब तब तक कंप्लीट करो। पिछला चैप्टर का सब हो गया है? सो वो बाकी है। सो आंसर की कुछ कुछ तो पता नहीं चल रहा। हाँ, कल भूल गए थे, आज अभी बात कर लेते हैं। और ठीक सर है वो फिर, टेस्ट वाला आंसर की भी दे दीजिएगा। तो टेस्ट वाले का ही ना बोल रहा। और सर वो तो उसका बोल रहा है, असाइनमेंट का जो आंसर की है वो एक के जो ऊपर एक आ काफी गया है ज्यादा। ना, यस सर। हाँ, समझ नहीं ठीक आ है, रहा है क्या लिखा हुआ है। तो जो नहीं आ रहा एक बार भेजना, हम भी देख लेंगे क्या है। ठीक है, सर आधा उसमें मतलब का देख। 12 पहला से। पेज का आधा। यस सर। हाँ, बीच में ओवरलैपिंग हो गया है, मेरे पास भी जो है उसमें वैसा ही है। सर वो शायद एडिटेड है, मतलब जो ओरिजिनल है उसमें एडिट करके उसके बाद हो गया वो ऑटो करेक्ट से। पता नहीं, देखना पड़ेगा, स्कैन करवाए थे तो हाँ। सर बस ठीक है। स्कैन रहता ना तो नहीं आता है इसके ऊपर, हम्म, फिर टाइप भी किया हुआ है उसके ऊपर। अब ये तो पता नहीं है, क्योंकि हमको जैसे टाइप रहता है तो एकदम क्लियर आता है। तो स्कैन है पेपर, उसके ऊपर टाइप किया हुआ है। अच्छा, ठीक है, देख लेते हैं, अगर होगा कहीं तो भिजवा देते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, और वो असाइनमेंट वाला था, उसका भी आंसर देखते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है फिर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।